Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं? बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही भाई? कितना तैयार हो गया? देखो, परेशान नहीं हो, जो हुआ है विधाता के हाथ, सब कुछ छोड़ दो, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन में कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए आराम से करिएगा, हर एक क्लास को समझिए, देखिए, बिल्कुल परेशान ना होइए। आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, जहाँ पर हम पेपर 2 का 2020 का पेपर करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ चेक किया जाता है, इसलिए करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सारे ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं 15 नंबर के, फिर आप लिखते हो, लिख के तो आप अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर नाम शालिनी क्लासेस है। आपको अपने एग्ज़ाम तक कनेक्टेड रहना है, ताकि कोई भी अपडेट हो, कुछ भी हो, तो आपके साथ शेयर किया जाए। आप उसमें बिल्कुल परेशानी ना उठानी पड़े। आज हम 2020 का पेपर करेंगे, वो भी आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सारे 15 बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आइए देखते हैं वन वन करके एक एक चीज़ों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का 1, अनुच्छेद 17। प्रश्न पढ़िए फिर आंसर करिए। बताइए, अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित कौन सा है? जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं, उनके संरक्षण की जो बात है, रिजर्वेशन की जो भी चीज़ें हैं, उनके हित में कही गई हैं। हमारे अनुच्छेद कौन से हैं वो? तो पहले का आप सभी जानते हैं, एक है, वो है तीसरा, अनुच्छेद 29(1). ये आपका सही है। इसी के साथ नेक्स्ट आपको एक नंबर आसानी से मिल गया। दूसरा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन को इंग्लिश में अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जो 85वां हुआ, 86वां हुआ और 87वां हुआ। कब ऐसा हुआ, या वो ऐसा क्या टाइम था कि जो 6 से 14 के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? हम सभी जानते हैं, दूसरे में आपका तीसरा ऑप्शन जो ये दिया गया है, 86वां, ये आपका होगा। MCQs है, रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जानते हैं? बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सर्जेंट योजना के नाम से जानते हैं, या ऑप्शन आपको दिया गया हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, और हार्टर हॉगट समिति के नाम से जानते हैं? यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड हम किस नाम से जानते हैं? अच्छा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और बढ़िया है। बताइए, तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? हम इसको क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन मैंने आपको दिखाया। तीसरे का जो सही प्रश्न का राइट आंसर वो सर्जेंट योजना के नाम से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरे में दूसरा जिन स्टूडेंट ने बताया उनका सही है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फोर्थ पे। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, वाराणसी में, प्रयागराज में? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर बताइए क्या होगा फोर्थ का। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कम ऑन ईच एंड एवरीवन, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में। ठीक है, फोर्थ में प्रयागराज में है। आगे बढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? मार्च 2010, अप्रैल 2010, जुलाई 2010, मई 2010? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? 9th में क्या होगा? सॉरी, 9th नहीं, 5th है। बताइए, 5th में क्या होगा? कब लागू हुआ? राइट ऑप्शन क्या होगा? 5 ऑप्शन, 5वां प्रश्न का राइट आंसर दो ये है, दूसरा, अप्रैल 2010। ठीक है, 5वें में दूसरा जिनका भी है उनका एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। 6th आइए, निम्न आयोग का सही क्रम। आपको 3, 4, 5 आयोग दिए गए, सबका सही क्रम बताना है। हंटर आयोग का सही क्रम, हंटर आयोग का आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, हंटर आयोग की डेट जो है वो 1882 थी, याद आ रहा है? तो ये आपका आयोग का गठन तब हुआ था, सही क्रम बताना है। राधा कृष्णन आयोग है, वो डिस्पैच है, कोठारी आयोग है।
तो सबसे पहले जो आयोग आया हुआ है वो आपका हंटर आयोग आया हुआ है। दूसरा आपका जो आयोग बना हुआ है हंटर आयोग के बनने के बाद आपका, नहीं पहले ये वाला है, वुड डिस्पैच का आज्ञा पत्र आया था, जो लड़ाई चल रही थी वो वाला पहले आया था। उसके बाद आपका हंटर आयोग आया था दूसरा, दूसरे के बाद आपका ये राधा कृष्ण आयोग आ गया तीसरा, और ये कोठारी आयोग सबसे लास्ट में आया था चौथा। तो यहाँ पर ABCD ACBD CABD ये एक नए सेट का पैटर्न का प्रश्न है जो कि काफ़ी बढ़िया भी है। और ये आप तभी कर पाओगे जब इसकी जो तारीखें हैं जो आपको याद होंगी कि गठन कब हुआ है। यही मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि संस्थापक का नाम और गठन का नाम इनका मत भूलिएगा, बाकी चाहे जो हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से। तो ये ज़्यादा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, 6th में तीसरा। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू हुई? 11 सितंबर 2004, 1 सितंबर 2004, 29 सितंबर 2004, 14 सितंबर 2004। उत्तर प्रदेश में अपने यूपी में मिड डे मील योजना कब लागू हुई? बताइए क्या होगा। आज आप लोग की और भी जो क्लासेस है, मतलब जैसे आप देखिए पहले तक कि 4 बजे 6 बजे, अब मुझे टाइमिंग नहीं, जो टाइमिंग पे होती है सो होती है। इवनिंग के टाइमिंग के अंतराल पे आपको सुबह से लेके मैं शाम तक जब जब मुझे टाइम मिल रहा है, जो जो मुझे कराना है, मैं 15-15 मिनट की अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास शेड्यूल कर रही हूँ। जैसे 7 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट डेली करवाने का प्रयास अब 10 दिन में लगातार करने वाली हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब क्लास हो तुरंत देखिए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन आपका होता जाएगा। तो 7th में जो राइट आंसर वो दूसरा 1 सितंबर 2004, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 2004। आगे बढ़िए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू इसको कब से लॉन्च किया गया? 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में? बताइए 8th में क्या होगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर एकदम करेक्ट है? राइट आंसर का रिप्लाई देते हुए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 8th में जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जो राइट आंसर है वो 2004 है। इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता क्या है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग और उपयोग सभी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो विशेषता है वो क्या है? 9th में कौन सा ऑप्शन है जो एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है, बढ़िया है? बताइए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को इंग्लिश में हम कहते हैं DPEP। DPEP के फुल फॉर्म आपको हिंदी में भी याद रखने, साथ ही साथ इंग्लिश में भी याद रखने हैं। तो बताइए इनकी विशेषता, जल्दी से रिप्लाई करिए कि बढ़िया राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर उपयोग सभी होगा, नए शैक्षणिक प्रयोग भी बहुत सारे किए जा रहे थे ताकि बच्चे का हर क्षेत्र में विकास होता रहे, शिक्षा में बराबरी का बल है, सब भागीदारी भी इक्वल तरीके से। तो 9th में 4th ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट हैं अगर 4th को चूज़ कर रहे हैं तो आप सभी को बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल रहा है, सबका सही है। आगे बढ़िए, 10वां देखिए, अध्यापक शिक्षा के लिए जो नियामक संस्था है वो क्या है? NCTE है, NCERT है, CTE है और MHRDO है। बताइए, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, 10th में क्या होगा? 10th का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए एकदम बढ़िया है और एकदम करेक्ट है? रिप्लाई करते हुए आगे बढ़िए। 10th में तो ध्यान रखिएगा 10th में NCTE है, 10th में पहला ऑप्शन जिनका भी उन सभी का करेक्ट है। इसी के साथ हम सब बढ़ते हैं आगे। 10 प्रश्न हमने कर लिया, 5 प्रश्न हमारे और बचे। फटाफट क्लास को लाइक करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से, ईच एंड एवरीवन जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजानी है, जल्द से जल्द चलिए लाइक करिए फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक तो बनता है, अब इतनी मेहनत हो रही है तो लाइक तो बनता है ना, जेन्युइन है ना, बात मैं सही बोल रही हूँ ना। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से करिए ताकि 5 क्वेश्चन मैं और करवाऊँ, बाकी फिर आपको मैं 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, 16 से रिवीजन करवाऊँगी, 15 नहीं करवाऊँगी, बहुत पुराना हो जाएगा। 16 से सारे पेपर्स करवा रही हूँ हर सब्जेक्ट के। तो ये काम तो बनता है भाई, लाइक तो करना है। चलिए फटाफट करिए, उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा, इतनी बात तो आप मानेंगे ही। नेक्स्ट देखिए, 11th राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? NCF में NCF 2005 के प्रारंभ का जो स्टार्टिंग का एक सेक्शन है वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध है, उनसे कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो सभ्यता और संस्कृति से, सभ्यता और प्रगति से, सभ्यता और समाज से, सभ्यता और मानव से। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो एकदम यहाँ पर सही है? 11th में कौन सा है यहाँ पर सही है? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका ये वाला प्रश्न सही, सभ्यता और प्रगति से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित थी? जो स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने से, व्यावसायिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। 12th में क्या होगा?
ट्वेल्थ का राइट आंसर क्या होगा? 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो 10वें का 12वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखें कि यही वाला है कि बच्चों का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके बोझ को, उसके लोड को कम करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हम सभी बहुत बार पढ़ चुके हैं। 13 का राइट आंसर लॉर्ड मैकॉले है। 13 में तीसरा ऑप्शन जिनका भी है करेक्ट है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? नवोदय विद्यालय आप जान रहे हो किस पे की गई? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति। तो नवोदय विद्यालय की जो स्थापना की संस्तुति की गई है वो नई शिक्षा नीति 1986 के बेसिस पे की गई है। तो 14 में तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक स्कूल की शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही स्कूल छोड़कर चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? अवरोध, पृथक्करण, अपव्यय और विभाजन। जब कोई बच्चा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और बीच में ही वो स्कूल को छोड़ के चला जाता है, तो ये जो छोड़ के जाना है ये क्या कहलाता है? ये अपव्यय कहलाता है कि अवरोध? ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो, सिर्फ 2 ही है जो होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जब ऐसे कोई भी स्टूडेंट हैं और वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं किया, बीच में ही छोड़ कर जा रहे हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो वो अपव्यय कहलाता है। तो ये एक अपव्यय किसे कहते हैं? अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अवरोधन किसे कहते हैं? इनके क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उनका मीनिंग लिखने को आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 12 मिनट की क्लास हुई है, 15 के 15 पेपर हो, क्वेश्चन हो गए। ऐसे आपके मैं बहुविकल्पी करवा रही, बाकी जो आपके शॉर्ट्स वाले हैं वो भी आपको क्लासेस वाइज शालनी पे हो रहे हैं, यहाँ पर भी करवा रहे हैं। सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय के साथ अगर डेट जैसे भी आएगी टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए, आप लोग को डेट तुरंत मैं बताऊंगी, अपडेट करूंगी। तो अपनी पढ़ाई को जल्द से जल्द पूरा जो भी है उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बाकी आप लोग को जो इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है उसकी मैं आप लोग को जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करूँगी, कल जहाँ तक ये मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही अपनी कॉपी को लिखिएगा ताकि आपके नंबर अच्छे हों, नंबर गेन हो, नंबर ना कटें। ठीक है, स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।